हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली से एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है अभी। आप सभी जो ये पीछे फोटो देख रहे हैं ये दिल्ली के जज हैं। देख पा रहे होंगे बहुत कम उम्र है इनकी, 30 साल की ही उम्र है। हाल ही में शादी हुई थी, 2 बच्चे भी हैं इनके। अभी इन्होंने आत्महत्या कर ली है। और आप समझिए एक जज सुसाइड तक पहुंचना, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन, बहुत कम उम्र में, एक तरीके से नई जनरेशन जन, ये भी जनजी हैं। आप सभी लोग, हम सब पढ़ रहे हैं, है ना? किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि जीवन में सफल हो जाएं। सफल होने के बाद एक मन में बात ये भी निकलती है कि सफल हो जाएंगे, बाद में शादी करेंगे। इनकी जिनसे शादी हुई, इनकी वाइफ भी जज है, इनकी साली आईएएस अधिकारी हैं। यानी कि वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो सुविधाएं एक व्यक्ति को अपने जीवन में हासिल करनी चाहिए। बहुत बड़े ओहदे में बैठे हुए, जज से बड़ा पावरफुल व्यक्ति कोई नहीं होता। भारत जैसी जो हमारी एकेडमिक जीवन है, सारी चीजें हैं। तो ये दिल्ली के सफदरजंग इलाके में कड़कड़गुमा कोर्ट में थे और इनका नाम है अमन कुमार शर्मा। एक व्यक्ति कैसे सुसाइड थॉट तक चला जाता है? एलिगेशन क्या लगाए गए हैं? परिवार के द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो ये लगाए गए हैं कि इनको घरेलू मानसिक प्रताड़ना थी। मानसिक तौर पे पूरी तरीके से पारिवारिक रिश्तों से इतना उलझ गए थे, चाहे इनकी पत्नी हो, चाहे इनकी साली हो, परिवार के कई सारे लोग इनको प्रताड़ित कर रहे थे। इसके कारण से इनको ये कदम उठाना पड़ा। अभी मामला कितना गहराई तक है इस पे तो हम बाद में बात करेंगे, इस पे अभी हम नहीं जाते हैं, ये सब जांच का विषय है। आगे क्या निकल के आता है, आरोप प्रत्यारोप कितने सही है, मैं यहाँ पे डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि हमारा समाज किस तरीके का बन रहा है और कैसे कोई एक व्यक्ति आत्महत्या तक जाता है। क्या जाना चाहिए भी या नहीं जाना चाहिए, ऐसे कई मुद्दे आते हैं। ये तो एक जज का मुद्दा है। बहुत सामान्य लोग जिनके बारे में आप जानते नहीं, कभी खबरें न्यूज बनती ही नहीं है, कभी वो चर्चा का विषय बनते नहीं है, आए दिन ऐसे केस हो रहे हैं। ये आपने सभी ने देखा था, एक अतुल सुहास का मामला हुआ था, बंगलुरु का एक एआई इंजीनियर, उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। ऐसे इससे पहले एक आगरा में घटना घटी थी। और ऐसे करके बहुत सारे आईएएस अधिकारी, बहुत सारे आईपीएस अधिकारी, यहाँ तक कि जो पीसीएस अधिकारी हैं वो भी आत्महत्या के बहुत सारे मामले निकल के आए हैं। तो एक्चुअल में ये घरेलू पारिवारिक मानसिक उत्पीड़न, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक फैमिली मेंटल हरासमेंट, जो है आपका, ऐसे कैसे हो जाता है कि एक व्यक्ति को आत्महत्या तक ले आता है? और खासकर ऐसा व्यक्ति जो रात दिन लोगों को सुन रहा है, ऐसे ही मुद्दे सुन रहा है, इस पद पर बैठे हुए, तो यहां पर चर्चा करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। एक जज आत्महत्या तक कैसे पहुंच गया? देखिए, जज से पहले एक व्यक्ति है, इंसान है, यह बात समझनी पड़ेगी हमें। और हमारी जो एकेडमिक जीवन है ना, जो स्कूल है, विद्यालय है, समाज है, सोसाइटी है, परिवार है, इसके द्वारा कभी भी आपको फेलियर को डील करना, परिवार को डील करना, शादी करने के लिए सब, बहुत जितने भी लोग हैं सब यही कह रहे हैं, सेलेक्ट हो जा, चयनित हो जा, बस शादी करा देते हैं। शादी के बाद का जीवन को डील करना कितना सिखाया गया, मुझे बताओ? कोई सिखाता है आपको कि शादी के बाद जीवन में किस तरीके की डिफिकल्टी आएंगी, क्या क्या बातें होंगी? पति पत्नी के बीच में कई बार बहुत सारी झड़पें भी होती हैं, बहुत सारे मुद्दों पर बातें होती हैं। और आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया का युग है, घर पे टीवी लगा हुआ है, बड़े बड़े सपने हो चुके हैं बच्चों के। आज अर्थयुग चल रहा है, सबकी बड़ी बड़ी चाहते हैं, बड़ी बड़ी जरूरतें हैं। इन सब में कैसे आप जब उलझोगे तो उससे कैसे निकलोगे, कोई नहीं बताता। और एक एक चीज समझिए, जब एक बच्चा सामान्य पृष्ठभूमि से पढ़ लिख करके आता है और इस तरीके के पदों को हासिल करता है, इसके बाद जब उसकी शादी होती है और शादी होने के बाद जब वो उलझना चालू हो जाता है, दरअसल देखिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप एक सोशल ट्रैप में फंस जाएंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा का दबाव, एक पब्लिक इमेज आपकी बन जाएगी, और आपकी सबसे बड़ी जो कैपिटल बनेगी यही पब्लिक इमेज ही बनेगी। आपको लगेगा इससे बड़ा तो कुछ नहीं है, इससे बड़ा आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे। सही बात है, एक किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी पब्लिक इमेज ही सब कुछ है। हमारी पूरी की पूरी मेहनत आपकी यही है कि हाँ, नेम फेम मनी मिल जाए, इसी चीज को लेकर के आपका परिवार बार बार आपको, आपका समाज, आपके रिश्तेदार, आपके स्कूलिंग, सब कुछ यही हो रहा है। तो जब कोई व्यक्ति इतने बड़े पद पर पहुंचता है तो उसको हमेशा एक लगता है, मैं एक जज के प्रोस्पेक्टिव से सोच के आपको बताता हूं कि एक जज हमेशा सोचता है कि यार मेरी इतनी बड़ी पब्लिक इमेज बन चुकी है, एक पूंजी होती है, कैपिटल होती है आपकी पब्लिक इमेज। और जब वो घरेलू झगड़े होने चालू होते हैं ना, घर जाता है अपने, रात दिन क्या करता है, अपराधियों को सुनता है,
पूरे कोर्ट में बहुत सम्मान, रिस्पेक्ट, सब कुछ है, लेकिन जब घर जाता है तो उसका परिवार उसे मानसिक रूप से जब प्रताड़ित करने लग जाता है तो कई चीज़ों से जूझने लगता है। एक तो भावात्मक रूप से अलग हो जाता है, वो इमोशनली कनेक्शन खत्म हो जाता है। अपनी बातों को किसके सामने रखे, क्योंकि वो सबसे बड़े पद पर जाकर बैठ चुका है। व्यक्ति को परिवार के निर्णयों से बाहर रखना धीरे 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 उसे घर में अकेला बना देता है। लगातार व्यक्ति को सफलताओं को छोटा बना, आप समझिए एक जज बनना, और जब परिवार में कलह होती रही होगी तो उसको लगता होगा यार इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी मैंने क्या किया। अपनी सफलताएं छोटी बनने लग जाती हैं, उसकी कमियों का मजाक उड़ना चालू हो जाता है, और धीरे धीरे आप ये समझिएगा जो जब ये स्थिति आती है ना, यहीं से अवसाद चालू होता है, यहीं से एंजाइटी चालू होती है, यहीं से दुश्चिंता चालू हो जाती है। पेशेवर प्रतिद्वंद्विता जिसे हम कहते हैं, एक तरफ हमारा ईगो होता है, दूसरी तरफ हमारे पेशेवर प्रतिद्वंद्विता। अक्सर अब देखो इसमें केस में क्या था, वाइफ भी जज थी, वाइफ भी जुडिशरी ऑफिसर थी, जुडिशियल ऑफिसर थे, तो ऐसे में दोनों ही एक ही जैसे पद पर हैं। अमूमन ऐसा होता भी है, जब आप प्रशासन में जाओगे तो प्रशासन का ही कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, हो सकता है सामान्य परिवार से भी हो जाए, ठीक है, दोनों ही उच्च प्रशासनिक सेवा में, तो एक पावर स्ट्रगल भी चालू हो जाती है। पावर स्ट्रगल का मुद्दा बहुत है। पत्नी जज है, पति भी जज है, वैचारिक मतभेद होने चालू हुए, घर एक युद्ध क्षेत्र बन जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। अब इस केस में क्या था कि साली आईएएस अधिकारी, उस परिवार में भी बहुत पावरफुल लोग। तो भारतीय पारिवारिक परिवेश जो है, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, या हर शादीशुदा व्यक्ति के जीवन की कहानी है। जब आपकी शादी होती है आपके जीवन में, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि एक हस्बैंड के लिए, पुरुषों के लिए कोई नहीं सोचता है। हमेशा मैं भी, आप देखते होंगे क्लास में हमेशा जिक्र करता रहता हूं कि महिलाओं के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, महिलाओं के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, वो अपना घर छोड़ करके दूसरे घर पे जाती हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी चिंता करना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जिसकी शादी होती है, एक बच्ची उसके घर पे आती है जिसको वो शादी करके लाता है, दूसरी तरफ उसका परिवार, उसकी फैमिली भी है। उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाए, ये चीज कभी उसे सिखाई नहीं जाती, वो खुद सीखता है। कई बार उसकी खुद की सीख, उसकी समझ इतनी विस्तृत नहीं हो पाती है, और फिर जाके इस तरीके के कदम निकलते हैं। संतुलन नहीं होता था, नहीं तो डाइवोर्स हो जाता है, नहीं तो इस तरीके की स्थिति में चला जाता है। तो ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा है। आपको मैं बस एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ किस लिए रहे हैं? अल्टीमेट एक ही पर्पज़ है, हैप्पीनेस, और कोई पर्पज़ नहीं आपकी पढ़ाई का, खुश रहें। क्या सिलेक्ट होने के बाद खुश रहेंगे? क्या शादी होने के बाद? शादी भी क्यों कर रहे हैं? ताकि हैप्पी रहें। हर चीज के पीछे का एंड रिजल्ट आपका हैप्पीनेस निकलेगा। लेकिन आप देखिए ना, ये सब केस क्या एग्जाम्पल है कि हैप्पीनेस ब्रेक होता है इन सबको प्राप्त करने के बाद भी। तो एक्चुअल में हैप्पीनेस आपको मिलेगा चीजों को बैलेंस बनाने से। जब आप बैलेंस बनाएंगे चीजों पे, आपके हैप्पीनेस की केवल एक नीड नहीं है, आपके हैप्पीनेस की कई सारी नीड हैं। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, आपका पावर स्टेटस आपको मिले, आपको जो है फाइनेंशियल आपकी जरूरतें पूरी हो, आपका पारिवारिक चीजें मिले। अब आपको सब कुछ मिल जाए, परिवार ना मिले, परिवार में रेस्पेक्ट ना मिले, तो भी आपके लिए कुछ, सब कुछ पाके भी आप कुछ नहीं पाए, आप पिसने लग जाओगे अपने ही पृष्ठभूमि में, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब यहां पर जो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, जब घरेलू प्रताड़ना, घर में इस तरीके की चीजें, छोटे छोटे मुद्दों पर बहसें बनना, पावर स्ट्रगल, ईगो पे चीजें आ जाती हैं, पति पत्नी के बीच में जब छोटी छोटी बातों में, और बीच बीच में कई बार माँ बाप के लेकर के भी चीजें चालू होती हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में एक चीज ये स्टैब्लिशमेंट होने लग जाती है कि अब ये परिस्थिति कभी बदलेगी नहीं। होपलेस हो जाता है व्यक्ति, और उसे ये भी लगता है कि अब कोई उसकी मदद भी नहीं कर पाएगा, हेल्पलेस हो जाता है। उसको ये लगने लग जाता है कि जीना शायद व्यर्थ है, घर में ही सम्मान नहीं मिल रहा है सब कुछ प्राप्त करने के बाद। और कहीं ना कहीं पे एक चीज और मुझे लगती है, शायद उतनी समझ नहीं होती है जितना हमें यहाँ पे समझ करके भी, कई बार क्या होता है चीजों को यदि हम समझ लें, थोड़ा सा कोई समझाने वाला आ जाए, कोई मेच्योरिटी हो जाए, इस पे काम कभी किया नहीं गया। अभी भी आप लोगों को क्या कितना ही पता है कि शादी के बाद की जिंदगी क्या होगी, किस तरीके से रिश्तों को निभाना है। कोई क्लास हुई है आपकी? कोई बताने वाला हुआ है? घर वाले भी सीमित ही बताते हैं। तो इन सब चीजों पे बातें अब होनी चाहिए, खुल के होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं एकेडमिक लेवल पे होनी चाहिए।
भाई आपके जीवन में 25 साल बाद 30 साल बाद ये घटना घटने वाली है ना, और ऐसे में आप सब कुछ प्राप्त करके कुछ ना प्राप्त कर पाए। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है शांति। आपके आसपास के वातावरण में जब आप बैलेंस बनाना चालू करोगे, देखो जितना हेल्थ जरूरी है उतना आपके आसपास आपकी शांति जरूरी है। यदि मेंटल स्ट्रेस हुआ, घर पे माँ बाप लड़ते हैं तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार बताओ ये लड़ रहे हैं, पति पत्नी शादी होने के बाद जब लड़ते हैं तो भी फिर सब कुछ बिगड़ना चालू हो जाता है। ठीक है, एक जज का सुसाइड करना यह दिखाता है कि शक्ति और पद मानसिक शांति की गारंटी नहीं है। घर हमारी सबसे सुरक्षित जगह होती है। आप सोचिए, दुनिया में कहीं भी भ्रमण कराइए, एक ही जगह आपको अच्छा फील होता है, घर। और जब घर ही मानसिक प्रताड़ना का केंद्र बन जाए तो व्यक्ति को अंतिम शांति एक ही जगह मिलती है, कहां? मृत्यु। यह कंडीशन तब क्रिएट हो जाती है। बार बार अपमानित महसूस होना, बार बार उपेक्षित महसूस होना, बार बार डरना, यह हमारे सेल्फ स्टीम को, हमारी आत्म गरिमा को, हमारी मानसिक स्थिरता को नष्ट करता है। ठीक है, जज बनने के बाद ये तो है कि अब अंदर बहुत सारी पावर, अथॉरिटी, सब कुछ मिल जाती है, लेकिन जो इथिकली मेंटली हम टूटते हैं वो अलग है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मुद्दा बनना चाहिए, बहस का बहुत बड़ा मुद्दा बनना चाहिए। और ये मुद्दा सिर्फ ऐसे नहीं मुद्दा बन के खत्म हो जाए, एक कंक्लूजन तक सोसाइटी को पहुंचना चाहिए। अब जब तक नहीं पहुंचेंगे कुछ नहीं होगा, बात करके निकल जाएंगे और ऐसे केस आते रहेंगे। समाज समझ ही नहीं पाएगा कि इस तरीके के मुद्दों से कैसे हमें समझना चाहिए। यदि मैं एथिकल पर्सपेक्टिव से इस पूरे मुद्दे को देखूं तो आत्महत्या को कभी भी सही नहीं माना जा सकता। हर व्यक्ति के जीवन का अधिकार है। ठीक है, एक न्यायाधीश का पेशा न्याय और जीवन की रक्षा के सिद्धांतों पर टिका हुआ है और नैतिक रूप से जज से अपेक्षा की जाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाकर परिचय दे। तो ऐसे में ये सुसाइड को हम सही नहीं ठहरा सकते। उनको रास्ते पता थे, उन्हें पता था कि अलगाव का भी रास्ता हो सकता है, इस मुद्दे से सुलझा भी जा सकता है, लेकिन अपने एक डर से, समाज क्या कहेगा, है ना, परिवार वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये डर भी बना होता है। आप सोच नहीं सकते, जितने बड़े पद पे आप जाओगे उतना ज्यादा डर आपको लगेगा। वहां पे हिम्मत जुटा पाना, यदि हिम्मत जुटा पाते तो शायद कहीं ना कहीं पे आज जीवित होते। रोड पे चीजें आ जाती है ना कि भाई रोड पे चीजें आ जाएंगी, और आज के टाइम पे जितने कानून बने सब लड़कियों के पक्ष में बने हुए। एक बार एलिगेशन, एक जज के ऊपर एलिगेशन, एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगता है सामान्य बात है, लेकिन जब जज के ऊपर एलिगेशन लगेंगे तो उसको सब कुछ बिखरा हुआ दिखने लग जाता है और इस कारण से वो हिम्मत नहीं कर पाता है। यदि मैं इथिक्स के प्रोस्पेक्टिव से देखता हूं तो कई बार लोगों को यह लगता है पलायन वर्सेस समाधान पे चला जाता है। समस्याओं का अंत करने की बजाय वो स्वयं का ही अंत कर लेता है, यही उसे सबसे बड़ा समाधान लगता है। एक जज समाज को कानून का रास्ता दिखाता है, लेकिन उसके द्वारा किया गया ये कदम नैतिक रूप से कमजोरी के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। एक जब सामान्य व्यक्ति इस घटना को घटता तो शायद इतनी बातें नहीं होती, इतनी चीजें मैं भी जिक्र नहीं कर रहा होता, लेकिन इस मुद्दे पे मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति भी, समाज के प्रति भी। ठीक है, मैं यहां पर एक जज की जगह एक व्यक्ति को पहले देख रहा हूं। एक सामान्य व्यक्ति को आप देखेंगे तो उसका बेनिफिट ज्यादा आपको सही तरीके से समझ में आएगा। तो एक ये घटना जो घटी है, इस तरीके के मुद्दे अब आप लोगों में भी देखते हैं। बहुत सारे छात्र असफलता के डर से भी ऐसी घटनाएं होती हैं। एक बार मैं ऐसे ही नैनी ब्रिज पे घूम रहा था तो कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि यहाँ से बहुत सारे सुसाइडल अटेम्प्ट होते हैं, ये जो नया पुल बना है ना। फिर मेरे मन में विचार आया, सरकार ने ऐसा पुल बनाया तो है, ठीक है, इसको सही तरीके से कवर ही करा देते। फिर मुझे लगा कवर करा देने से क्या ही फायदा है, यहाँ तो बहुत लोग घूम रहे हैं, कुछ ही क्यों कूद रहे हैं। उसके पीछे का कारण समझिए, सामाजिक स्ट्रेस। समाज ने एक ऐसी रेस में आपको दौड़ा दिया है जिस रेस का कोई अंत नहीं है। उस रेस का अंत आपको ढूंढना पड़ेगा, या तो उस रेस से हट ही जाओ। ये रेस है दूसरे के मतलब दूसरे के मन में अपने प्रति सम्मान पैदा करना। आपको यही लग रहा है ना आप सफल हो जाओगे तो वो ये कहेंगे, वो ये कहेंगे, अप्रिसिएशन। ये रेस है, इंडलेस रेस है, और कभी किसी को खुश नहीं कर सकते आप, किसी को खुश नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप जब शादी हो जाएगी, पति पत्नी को नहीं खुश कर सकती, पति पति को नहीं खुश कर सकता। कंप्रोमाइज, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा।
कुछ चीजें ऐसी लगेंगी यार इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ इसको इसको लगेगी। आप खुश नहीं कर सकते लोगों को, आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। तो एक ही व्यक्ति को खुश रखना है आपको, स्वयं को, खुद को हैप्पी रखना सीखना पड़ेगा। और जितना आप सफलता को लेकर के एक्साइटेड हो ना, उतना ही आपको कई बार असफलता के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उसको भी प्लान करना पड़ेगा। आपने देखा हो इस बार जब मैंने वर्कशॉप सेशन लिया था तो मैंने बोलता फेलियर को प्लान किया कि नहीं किया, कि जब फेल होगे तब क्या करोगे। ठीक है सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है पोस्टिंग में चले जाओगे, ट्रेनिंग में चले जाओगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तब क्या। कभी बैठ के सोचा है कि उसके बाद की प्लानिंग क्या है। मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट एग्जाम आपके नहीं निकले तब क्या। आपको डर लगेगा केवल उस चीज से, आप उसको प्लान ही नहीं करना चाहते, सोचना ही नहीं चाहते। लेकिन यह सच्चाई है, आप इस प्रयागराज की धरती में या दिल्ली की बात मैं कहूं, मुखर्जी नगर में हजारों की संख्या में बच्चे डेली आते हैं और हजारों की संख्या में बैग बांध के वापस भी जाते हैं। सब थोड़ा ना सेलेक्ट होते हैं, लेकिन वो प्लानिंग नहीं सिखाई गई, किसी एकेडमिक संस्थान ने नहीं सिखाई आपको, ना आपके स्कूल ने सिखाई है। वो प्लानिंग सीखने की जरूरत है। ऐसे ही जीवन के साथ है, जीवन के जब हर पहलू को आपको सिखाया जाएगा ना, तब जाके चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझोगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे जो एक हमारे समाज में एक डर बन चुका है ना, ठीक है महिला सशक्तिकरण जरूरी है, लेकिन पुरुषों के मन की बात भी जाननी बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति, आपके पिता, कभी आप अपने पिता के मन की बातें जानिएगा, बैठिएगा कभी, आप सोचिएगा उनके कि उनके मन में क्या चलता है। 24 घंटे एक व्यक्ति लगातार काम कर रहा है, बिना थके बिना रुके, 24 घंटे वो आपकी चिंता कर रहा है। ठीक है माँ का पहलू अलग है, माँ ने जन्म दिया, आपको बनाया, सब कुछ किया, लेकिन फादर का भी तो कुछ रोल है, बहुत बड़ा रोल है उनका। ऐसे ही पति का भी बहुत बड़ा रोल है, वो व्यक्ति भी रात दिन काम करता है, रात दिन मेहनत करता है। तो कोऑर्डिनेशन दोनों तरफ से बनेगा, एक तरफ से नहीं बनेगा, ठीक है ना। दोनों तरफ से हमें इसको बेहतर बना के रिश्तों को चलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी घटनाओं की बारंबारता सतत है, रुक ही नहीं रही। आप कोर्ट वगैरह चले जाइए, वहाँ आप हिल जाएंगे। कोर्ट वगैरह चले जाइए, इतने केस हो चुके हैं आज के टाइम पे, शादी के बाद अलगाव के केस चल रहे हैं। और छोटा मोटा नहीं, जब बात बिगड़ती है ना, तो कितने लोगों, मतलब आप सोच नहीं सकते। मैंने ऐसे कई सारे मामले अपने स्टूडेंट्स के देखे हैं, अपने दोस्तों के देखे हैं, कि बहुत डरावनी तरह, जितना ढोल नगाड़ा डीजे वीजे के साथ शादियां होती हैं ना, जब विघटन होता है, जब ये खत्म होने की तरफ आती हैं, तो फिर वो भी एक अलग ही तरीके की समस्या होती है। घर का एक एक बंदा बंध के जाता है, कराते फिरो जमानते कराते फिरो, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते 6 साल 10 साल कब गुजर जाते हैं आदमी की ज़िंदगी का पता ही नहीं चलते। ऐसी भी कंडीशन आती है। और इन सब के पीछे एक ही जिम्मेदारी है, वो हमारा समाज, और समाज में इस तरीके के एजुकेशन का ना देना। एक तरफा बातें होती हैं, बस सिर्फ अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। जैसे कि अभी आपको सिलेक्शन की तस्वीरें दिखाई जा रही, फेलियर नहीं बताया जा रहा, फेलियर पे आपको तैयार नहीं किया जा रहा। वैसे ही विवाह के बाद, विवाह की अच्छी बातें पता है, ये हो जाएगा ठीक है, सारी चीजें हैं, लेकिन वैवाहिक के बाद जब पारिवारिक विघटन होगा, तब यदि ऐसी कंडीशन बनती, उसे कैसे डील करोगे, कैसे उसे संभालोगे, कैसे आप ब्रिज क्रिएट होगे। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में हस्बैंड एक सेतु का काम करता है परिवार में, अपने परिवार को वाइफ के साथ जोड़ता है या उस परिवार के साथ जोड़ता है। वो सेतु, वो ब्रिज बनना पड़ेगा, नहीं तो जितनी दूरियां, जितनी खाइयां, जितनी गहराइयां बढ़ती जाएंगी, वो समाधान नहीं निकलेगा। एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, और एक दूसरे पर चीजों को थोपना। आजकल के टाइम पे देखिए क्या हो गया ना, इतनी फ्रीडम तो हो गई है बच्चों में कि भाई वो अपने रिश्तों को चुन सकें, अमूमन चुनते भी हैं, लव मैरिज की तरफ भी जाते हैं, लेकिन सारी सफल नहीं हो पाती हैं, फिर रिश्ता किसी और के साथ होता है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर दिखता है, वो फिर रेस्पेक्ट बन ही नहीं पाती सामने वाले के प्रति। तो परिवार के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अब जेनजी आ चुके हैं, नई जनरेशन आ चुकी है, और इस जनरेशन की चीज़ों को आप नहीं समझोगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे इसके दुष्परिणाम बहुत लोगों को भुगतने पड़ेंगे। तो रिश्ते के हर एक चरण में चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाके इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी। तो हैं, चीज़ें हैं, और इन चीज़ों पर डिस्कशन होता नहीं है। आप देख रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है, अब जॉइंट फैमिली
का ज़माना ख़त्म हो गया। पहले हुआ करती थी जॉइंट फैमिली, एक लीडर हुआ करता था। पूरी तरीके से केवल और केवल कैसा परिवार है? एकल परिवार। मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरा पति, बच्चे हो गए तो 2 बच्चे। सोच समाज की जो बदली है ना, उसी गति से हमारी जो पुरानी जनरेशन है वो नहीं अडॉप्ट कर पा रही उस सोच को। और जो लोग नहीं, जो एक साथ रह भी रहे ना, वो पिस रहे रिश्तों में। आप ये भी समझिएगा, वो रिश्ते रिश्ते नहीं है, बस पिस रहे हैं, दिखा रहे हैं हम अच्छे हैं, कंप्रोमाइज करके चल रहे हैं। इससे अच्छा है कि चीज़ों को बैठ के सॉर्ट आउट किया जाए, एक समाधान की ओर लिया जाए, निष्कर्ष पे जाया जाए, तब जाके पारिवारिक विघटन, ये तरीके की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी गंभीर घटना है। मतलब आप इसको सोचिए, सेम उम्र है हमारी और इनकी, इस उम्र में कच्ची उम्र है, और कहीं ना कहीं पे मेच्योरिटी का अभाव भी है, और इसमें सब जिम्मेदार हैं। इनकी पत्नी भी जिम्मेदार है, साली के ऊपर भी आक्षेप लगाया जा रहा है कि वो आईएएस अधिकारी है, इनके माता पिता भी जिम्मेदार हैं, और उस लड़की के माता पिता भी जिम्मेदार हैं। सब मिल के इन्होंने इस बच्चे के जीवन की आहुति दे दी, और पूरा समाज तो जिम्मेदार है ही है, क्योंकि समाज इन मुद्दों को पूरी तरीके बोला इस पे बात नहीं करेंगे, बाकी सब पे बात करेंगे। इन पे बात करने की जब टाइम आती है तो अपनी अथॉरिटी समझने लग जाते हैं। अरे अथॉरिटी समझ रहे हो तो पूरी बात समझ के उसका समाधान निकालिए ना, निष्कर्ष पे जाइए ना। अपनी इज्जत और रसूख पे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इन सब पे बात करनी होगी। 2 जगह पे अब बात करनी पड़ेगी समाज को, पहले शादी के पहले, और दूसरा जब शादी हो जाती है उसके बाद बच्चे के, दोनों बच्चों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है, तो उस कोऑर्डिनेशन को बैठाना, और यदि नहीं बैठ पाता तो कैसे उसको हमें सॉर्ट आउट करना है। यदि ये 3 लेवल पे काम होने लग जाए तो शायद बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो जाए, नहीं तो ऐसे ही एक अंतहीन ये चलता रहेगा, इसका कोई समाधान निकाल नहीं पाएगा समाज। ठीक है, तो ये मुद्दा मुझे आप सभी से डिस्कस करना था, जिक्र करना था। बाकी इस पे आप लोग की कोई राय हो तो ज़रूर दीजिए। आप लोग भी बताइए क्या होना चाहिए इस मुद्दे पे।